बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज बिहार के बांका में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावों की घोषणा होने के बाद पहली चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि बिहार का माहौल बता रहा है कि बिहार इस बार 2 बार दिवाली मनाएगा। और रैली में इकट्ठा हुई ये भीड़ बता रही है कि ये कोई महासभा या रैली नहीं बल्कि रैला है। वहीं अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने महागठबंधन पर भी जोरदार वार किया। नीतीश और लालू पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि बिहार ने अहंकारवाद देखा, अलगाववाद देखा और वंशवाद देखा, लेकिन हम बिहार की जनता को विकासवाद दिखाएंगे। तो चलिए पीएम मोदी की बांका में हुई रैली पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता इशरत जहां मौजूद हैं और बीजेपी के नेता डॉक्टर प्रीति अग्रवाल भी इस दौरान हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। बांका में पीएम मोदी ने एक बार फिर से विकास के मुद्दे को हवा दी। मोदी ने कहा, अगर देश का विकास करना है तो बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक यहाँ की महिलाओं और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए उन्हें काम करना है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के नेता डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी से सवाल करना चाहूंगी। चुनाव की घोषणा होने से पहले भी पीएम मोदी की चुनावी रैली हुई थी, उस दौरान भी यही मुद्दे थे और अब जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है उसके बाद भी ये पहली रैली थी, उस दौरान भी सेम देखा जाए तो मुद्दे सेम ही रहे। देखिए, जैसा कि मोदी जी ने अभी अपने आज की रैली में कहा है कि बिहार इस बार 2 दिवाली मनाएगा। जी, पहली बात 2 दिवाली का मतलब ये हुआ कि एक दिवाली वो जब रामराज आया था उसकी खुशी में और दूसरी दिवाली तब जब अब बीजेपी राज आएगा। जी। और बीजेपी राज का मतलब ही राम राज्य है। बिहार वो भूमि है जहाँ पर भगवान बुद्ध पैदा हुए, जहाँ भगवान बुद्ध ने समाज को, देश को, दुनिया को एक नया मैसेज दिया, एक नए मोड़ पे लेके गए। उसी तरह से बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता बिहार से पूरे देश में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं। बिहार के लोग बहुत समझदार है, बिहार की जनता बहुत समझदार है। तो इस बार बिहार में 2 दिवाली मनाई जाएंगी क्योंकि सब लोग इस बार समझदारी से बीजेपी ही एक विकल्प है जिससे इस बार बिहार का भला हो पाएगा। जी, इशरत जहां जी, जिस तरह से डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने कहा कि एक बीजेपी ही दावेदारी रखती है बिहार चुनाव को जीतने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी दावेदारी भर रही है और हर जो चुनाव में जितने भी लोग उतरे हैं, जितनी भी पार्टियां उतरी हैं, सब चुनाव को जीतने के ही लिए उसी मंशा से उतरे हैं और अपने अपनी जो दावेदारी हैं, सिर्फ दावेदारी अभी मंच पर खड़े होने से या कहने से नहीं होगा बल्कि एक्चुअल में करके भी दिखाना होगा। और जिस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी को 1.5 साल हो गए हैं और आप देखें कि किस तरीके से एक तरफा मैंडेट लेकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सर आँखों पर बिठाकर इतना केंद्र सरकार में बिठाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी ऐसा कोई अभी तक काम नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे, इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे और आज भारतीय जनता पार्टी को खुद ही उनके ही कार्यकर्ता ने कहना शुरू कर दिया है कि तो सिर्फ जुमलों की बातें थी और जुमले थे और कुछ भी ऐसी बात जो कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जिन लोगों ने वोट मांगे थे आज वो भी परेशान हैं क्योंकि कोई भी ऐसा वादा या ऐसा दावा कोई किसी की उसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और कोई भी बातें जो हैं वो पूरी नहीं की गई हैं। जी, प्रीति अग्रवाल जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जब आए थे उस दौरान भी कई तरह के वादे किए गए थे केंद्र सरकार की ओर से और जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव आए हैं इस दौरान भी कई तरह के वादे किए गए हैं। जिस तरह लोकसभा चुनावों में वादे जो थे वो महज एक जुमले बन गए थे, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वादे किए गए हैं वो भी क्या एक जुमले बने जाएंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, क्या सिर्फ ये बातें ही हैं? क्या ये जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा? क्लीन इंडिया है, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया है। आज विश्व जो है, विश्व में भारत की एक साख है, विश्व दूसरी शक्तियों के साथ भारत को देखता है। मोदी जी ने जिस तरह से अभी अमेरिका में गए थे और वहाँ पर भी
गूगल से और बाकी सारी सब तरह से जिस तरह से उन्होंने देश में जो स्टेबिलिटी आई है, मेक इन इंडिया की तरफ, मेक इन इंडिया से जो स्टेबिलिटी आ रही है, क्या वो सिर्फ बातें ही हैं? जी, जो 15 लाख की बात की गई थी कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, वो क्या था? जो 15 लाख की बातें की गई थी मेक इन इंडिया की, किस चीज़ में आपने क्या कहा, दोबारा बताइए। सरकार ने कहा था लोकसभा चुनावों के दौरान कि काले धन पर हम एक मुहिम चलाएंगे और जितने काले धन से जितना पैसा आएगा, हालांकि आपको बता दूं कि अभी एक आंकड़ा जारी किया गया है, 3,770 करोड़ रुपए अभी सरकार के खाते में आए हैं काले धन से। उस दौरान कहा गया था कि जितना भी काला धन आएगा हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करवाए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप ऐसा नहीं कह सकते कुछ भी नहीं हुआ है। जनधन अकाउंट है, जनधन योजना है, सब चीज़ें हो रही हैं। अभी ये जी हाँ जी जी कहा तो है, लेकिन अभी तक किसी कुछ नहीं आया है, किसी के खाते में कुछ नहीं आया। जनधन योजना सब कुछ चलाई गई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी इशरत जहां जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 15 लाख का जो जुमला इनकी तरफ से कहा गया था? देखिए, मैं बिल्कुल उस बात पर आती ही अच्छा हुआ कि आपने शुरुआत की है जी। जिस तरीके से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में भी ये कहा कि 2 दिवाली मनाई जाएंगी अगर आप हमें चुनकर लेकर आते हैं। तो जिस स्टेट्स में बीजेपी की सरकार चुनकर आई है और पूरे हिंदुस्तान में लोग दिवाली नहीं बल्कि दिवाला मना रहे हैं जी। इस टाइम सभी लोग परेशान हैं। दिवाली तो लोग भूल गए हैं, सारे त्यौहार भूल गए हैं। और आप ये देखिए कि दिवाली तो इंसान जब मनाएगा जब कम से कम वो अपने घर में सुरक्षित हो। आज आप देखिए कि दादरी में अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ है। तो ये जब इंसान आम लोग जो है वो अभी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में बैठकर सुरक्षित नहीं है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, और जो ये नहीं खाएगा, ये नहीं पहनेगा और ये नहीं बोलेगा तो उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जहां जी तो ये आज की बात नहीं है कि जो जनता है वो दिवाला मना रही है। इससे पहले भी जब सरकार थी वो भी उस वक्त भी जो जनता थी, आम जनता थी, वो उस वक्त भी दिवाला ही मनाती थी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। आज एफडी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत की ही है। चाइना को और अमेरिका को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है और विश्व में एक साख है भारत की। इसी तरह से मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें डिप्रेशन से और इस तरह की बातें करने से नहीं होगा। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, चाहे आप हरियाणा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे आप बेटी बचाओ आंदोलन देख लीजिए, बेटियों का विमेन एम्पावरमेंट देख लीजिए, इस तरह के मुद्दे मोदी जी ने उठाए हैं, इस तरह के मुद्दे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे उठाए हैं, जो मुद्दे आज तक कभी किसी ने सोचे भी नहीं। अगर हम सिर्फ बातें ही करें, बातों का कुछ नहीं है। अगर हम उसको गहराई से बैठ के देखेंगे, सोचेंगे तो बहुत कुछ हो रहा है। जी, लोकसभा चुनाव के दौरान तो कई तरह के वादे किए गए थे। इसी तरह जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी कई तरह के वादे किए थे, लेकिन जो दिल्ली की जनता है उसने किसी पर विश्वास नहीं किया। आपकी अगर बात करें, बीजेपी की बात करें तो महज 3 सीटें उसे मिल पाई थी, और अगर कांग्रेस की बात करें तो उसका दूर दूर तक सीटें कोई मिली ही नहीं थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप इशरत जहां जी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग बढ़ती हुई बिजली के दामों से परेशान थे और इस वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से इस बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज आप दोबारा से जाकर देखिए कि लोग किस तरीके से, जिन्होंने एक तरफा मैंडेट जो है आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली में दिया, और आप ये देखिए कि 10-15 साल के बाद बीजेपी को ये था कि इस बार सरकार जो दावा कर रहे थे कि दिल्ली में सरकार हम बनाएंगे, वो सिर्फ 3 सीटों पर सिमट के रह गए। तो ये हम इनके लिए क्यों एंटी इनकम्बेंसी का तो कोई फैक्टर ही नहीं था बीजेपी के लिए, उसके बावजूद भी 3 सीटों पर सिमट कर रह गए। तो ये सारी बातें कि लोग किस तरीके से नाराज़ हैं और जिनको एक तरफा मैंडेट दिल्ली वालों ने दिया वो भी आज परेशान है। आप जाकर देखिए, प्रॉपर्टी के रेट ख़त्म हो गए हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है, नौकरियों की बातें की गई थी वो नहीं है, कहीं फ्री वाईफाई नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने भी इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं तो ये कहूँगी कि वो भी जुमला पार्टी नंबर 2 ही है, क्योंकि जिस तरीके से नारी सुरक्षा की भी बात की गई थी, कोई ऐसा काम अभी तक कोई भी सब्सटेंशियल कदम नहीं उठाए गए जिस पे दिल्ली वाले प्राउड कर सके कि हाँ भाई, अगर हमने एक तरफा मैंडेट दिया था तो आज हम खुश हैं। जी बिल्कुल। तो इस पर हम अपनी चर्चा जो है वो आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atoznewschannel.com.
जोश, जोश मोबाइल। बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बांका की धरती को आंदोलन की धरती कहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की धरती से कई आंदोलन हुए हैं जिन्होंने देश की राजनीति बदल दी है और आज गांधी जयंती पर वो अपनी पहली चुनावी सभा कर रहे हैं। ये बिहार की धरती, इसकी एक विशेषता रही है। इस देश में कोई ऐसा आंदोलन ऐसा नहीं होगा जिसका प्रारंभ बिहार की धरती से न हुआ हो। ये बिहार की ताकत है। चंपारण का सत्याग्रह जो आजादी के आंदोलन में सत्याग्रह की एक नई मिसाल कायम कर गया। उस महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर आज मैं मेरी पहली चुनाव सभा से बिहार की जनता से प्रार्थना करने आया हूं। तो प्रीति अग्रवाल जी, सबसे पहले अब मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी। पीएम मोदी ने बांका में जिस तरह से अपना संबोधन दिया, उस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार को इतनी तवज्जो क्यों? देखिए, मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि बिहार एक ऐसी भूमि है जहां से पूरे देश में बहुत सारे सिविल सर्विसेज में एसीपी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स निकलते हैं। बिहार आज नीतीश जी के लिए बहुत शर्म की बात है कि बिहार का वासी आज अपने लिए, अपने घर चलाने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाता है, दिल्ली आता है, बॉम्बे जाता है, कलकत्ता जाता है, क्योंकि वो बिहार में सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता है। अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो एक बिहार का वासी जो है वो अपने माँ के हाथ का खाना खा सकता है, अपने बच्चों के साथ रह सकता है। बिहार का वासी अगर बिहार में ही रहेगा, वहीं पे उनको जन सुविधाएं मिलेंगी, वहीं रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार वहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है कि बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अगर एक स्टेट एक जगह आगे बढ़ेगी तो उसके ऊपर उसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। जी, कल जिस तरह से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विजन डॉक्यूमेंट अपना जारी किया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उस दौरान बीजेपी ने अपना नारा ही बदल दिया, बदलिए बिहार बदलिए सरकार। इस तरह से नारा दिया गया। नारा क्यों बदलना पड़ा? पहले तो सबका साथ सबका विकास था। नहीं, ये नारा बदला नहीं गया है, ये तो एक एड ऑन है। जैसे पहले था कि सबका साथ सबका विकास, अब है बदलेगा बिहार बदलेगा। मतलब जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ते जाएंगे, जिस जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे उस हिसाब से आप नारे बदलते जाएंगे। नारे बदले नहीं गए हैं, ये तो एक नारा और ऐड हुआ है। जी, तो मतलब बिहार के विकास के लिए नारा ऐड हो गया है, एक नारा और हमने उसके अंदर ऐड किया है। जी, ईश्वर जहाँ जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बिहार के लिए एक नारा ही बदल दिया बीजेपी ने? देखिए, मैं कहूँगी कि कई ऐसी बातें हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को अगर आप देखें जी, तो माननीय प्रधानमंत्री हमारे हाई प्रोफाइल टूर्स पे रहते हैं और जब विदेश यात्रा से वापस आते हैं तो वो एक दो ऐसी बड़ी चुनाव रैली करते हैं और फिर अपना पूरा वाइंड अप करके फिर निकल जाते हैं विदेश यात्रा पर। तो पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, इतने बड़े बड़े मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, इतने जुमले बोले जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो विदेश यात्रा चले जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आगे दौड़ और पीछे चौड़ वाली कहानी जो है वो बीजेपी की सरकार में हमें देखने को मिल रही है। तो ये नारे बदलने से या सिर्फ जुमले बोलने से बात नहीं बनेगी। मैं तो ये कहूँगी कि कुछ करके दिखाइए तो जनता आपके साथ है, नहीं तो जिस तरीके से जनता ने आपको दिल्ली में नकारा इसी तरीके से आप बिहार में भी पिछड़ जाएंगे। जी बोलिए जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसा कहते हैं, सूट बूट की सरकार भी कहते हैं, तो मैं कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे वो किस बात को लेके सूट बूट की सरकार कहते हैं बीजेपी को। बीजेपी ने सरेंडर करने को जो गैस सब्सिडी सरेंडर करवाई है वो गरीब लोगों को उसका फायदा मिले इसके लिए करवाई है। जनधन योजना क्या अमीर लोगों के लिए चालू की गई है? क्या चीज़ ऐसी है, क्या चीज़ ऐसी है? अगर आज हम एक परिवार में रहते हैं, हम सब लोग हैं, हम लोग एक शादी में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपने और जगह जाते हैं, रिश्ता निभाते हैं। किस लिए निभाया जाता है रिश्ता इसलिए निभाया जाता है ताकि हमारा परिवार बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े, इसीलिए निभाया जाता है ना। इसी तरह से मोदी जी जो हैं वो हमारे परिवार के, हमारे देश के मुखिया हैं। वो देश भर में जाते हैं तो वो देश भर में वहाँ से निवेश लेके आते हैं ताकि हमारे भारत की पूरी, आज जो भारत की साख है, विश्व भर में जो भारत की साख है वो किस लिए है? जो विश्व में आज दूसरी शक्तियाँ अपने लेवल पे लाके मोदी जी को बात करती हैं वो किस लिए हैं? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है। जी,
ईश्वर जहाँ जी आपने जिस तरह से पीएम मोदी के विदेश दौरों की बात करी, जिस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे उसी दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दौरे पर गए थे। वो क्या वहां करने गए थे? हालांकि अगर बात करें जिस तरह से प्रीति अग्रवाल जी कह रही हैं कि मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं वहां से निवेश लाते हैं, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया बहुत बात की बात है, पहले इंडिया में क्या हो रहा है उसको बनाने की बात होनी चाहिए। और जो आज जो भी चुनौतियां हैं पहले उसको देखिए। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात आपने कही, मैं बिल्कुल उसका भी जवाब देना चाहूँगी कि राहुल गांधी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम जो देश को संभालने की जिम्मेदारी देश की जनता ने, देश की आवाम ने दी है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दी है, मोदी जी को दी है। राहुल गांधी जी के सर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं कि देश को वो यहाँ रहकर संभालेंगे। और जहाँ तक रही बात विपक्ष की, वो अच्छे तरीके से विपक्ष को लेकर चल रहे हैं। और मैं तो बधाई देना चाहूँगी राहुल गांधी जी को और सभी उन किसान भाइयों को जिनकी वजह से, राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार की वजह से आज जो है किसान आंदोलन जो हमने शुरू की थी मुहिम, आज वो किसान आंदोलन जो है मोदी सरकार को वापस उसके आगे झुकना पड़ा। और जिस तरीके से ये एक मनमाना अपना एक अध्यादेश जारी करके और एक कानून पास करना चाहते थे किसानों के विरोधी जो था, उसको भी इन्हें वापस करना पड़ा। तो अगर विपक्ष तो कहीं, मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके से देख लीजिए आप, किसी भी पहलू से उठाकर देख लीजिए, हर चीज़ में जो है वो सरकार को उनकी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं और अपनी जो भी कमियां हैं सरकार की उनको उजागर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का समय समय पर बाहर जाना या अपने दोस्तों से मिलना या अपनी पर्सनल लाइफ को जीना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे होने चाहिए। अगर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आपने सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब इस बार देखा जाए तो महागठबंधन के चलते आप महज 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या आप खुद को ही कमजोर महसूस कर रहे हैं? नहीं, कमज़ोर महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ चुनौतियाँ होती हैं और कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं कि जिनके तहत अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी को भी और अदर पार्टी का सहारा लेना पड़ा है। तो कुछ समीकरण ऐसे हैं कि सभी दो जगह ग्रुप है, चाहे वो बीजेपी ने भी सपोर्ट लिया और कांग्रेस ने भी सपोर्ट लिया और गठबंधन करके जो है वो सरकार को चलाया जाएगा। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कुछ चुनौतियाँ होती हैं जिनमें समीकरण जैसे बनते हैं वैसे ही आगे तय किया जाता है। जी, प्रीति अग्रवाल जी, आपसे पूछना चाहूँगी, इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार ने अहंकारवाद देखा है, अलगाववाद देखा है और वंशवाद देखा है, अब हम बिहार को विकासवाद दिखाएंगे। किस तरह का विकास होगा ये? पहली बात तो मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जिस तरह से गठबंधन की बात हो रही है, वो गठबंधन ना हो के ठगबंधन है, क्योंकि नीतीश जी हैं A=B=C। नीतीश जी हैं लालू जी के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल जी हैं नीतीश जी के उसमें। लेकिन कल तो उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, मैं नीतीश के समर्थन में नहीं हुई। जिस तरह से पटना की यात्रा के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश के समर्थन में, उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं नीतीश के समर्थन में नहीं हूँ। बिहार में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, किसी के समर्थन में मैं नहीं। इसीलिए ही मैंने आपको पहले ही कहा A=B=C देन A=C। अगर नीतीश जी लालू जी के समर्थन में हैं और अरविंद केजरीवाल जी नीतीश जी के समर्थन में हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली नीतीश जी, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो लालू जी का ही समर्थन करते हैं। जो पहले से कहते आ रहे हैं कि चारा घोटाले के बारे में इतना वो कहते थे, उनको चोर बताते थे, आज उन्हीं का के समर्थन में है, उन्हीं के लिए खुलेआम वो कह रहे हैं कि उनको वोट मिलनी चाहिए। जी, तो चलिए हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे कि पीएम मोदी का बिहार का मिशन कैसा था। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बांका में पीएम मोदी ने एक बार फिर से विकास के मुद्दे को हवा दी। मोदी ने कहा, अगर देश का विकास करना है तो बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास बिना देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक यहाँ की महिलाओं और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए उन्हें काम करना है। हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है और भारत को
आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। बिहार में विकास हो, बिहार में नौजवान को रोजगार मिले, बिहार में किसान के कल्याण के लिए प्रगतिशील नीतियां बनाई जाए, बिहार की माताओं बहनों की शक्ति भारत का भाग्य बदलने के लिए काम आए। इन सपनों को लेकर के मैं आज बिहार की जनता के पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। इशरत जहां जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जिस तरह से हम ब्रेक पे जाने से पहले विकासवाद की बात कर रहे थे, जिस तरह से बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं और आज पीएम मोदी ने विकासवाद की बात की है। कल विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया, उस दौरान स्कूटी, लैपटॉप, धोती, साड़ी और रंगीन टीवी देने की बात की गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आप जो है धोती देने की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा छोटी सोच जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की नहीं हो सकती कि हम आपको कपड़ा देंगे, आप हमें वोट दीजिए। आपको ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए, ऐसे अवसर बताने चाहिए कि हम ऐसा कर देंगे अगर आप हमें वोट देंगे। आप उनको इस लायक बनाइए, आप जनता को इस लायक बनाइए कि वो खुद अपने आप खरीद कर कपड़ा पहन सके। स्वाभिमान जो है उनका वो कहीं ना कहीं खो जाएगा अगर आप उनको ये लालच देंगे कि हम उनको आपको कपड़ा देंगे अगर आप हमें वोट देते हैं। और इस तरीके से अगर यही चलता रहा, यही सिलसिला चलता रहा, इस तरीके से लालच देते रहे, तो आने वाला वक्त वो होगा कि जो आज रोज़गार थोड़ा बहुत जो भी विकास या जो भी आप कह लीजिए बिहार में है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरीके से लालच दिए गए। तो कुछ कहना चाहेंगे आप प्रीति अग्रवाल जी? मैं इस मामले में ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कहीं एक बार एक चीज़ पढ़ी थी, यू शुड बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ही क्वेश्चनड हाउ, world is such a wondrous place and so complicated now, I so small and endless am, there is nothing I can do, God wise and kind replied, just build a better you। मोदी जी की यही योजना है, मोदी जी इसी पे काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया भी इसी का पार्ट है, डिजिटल इंडिया भी यही कहता है। जी, जिस तरह से यूपी में लैपटॉप की पहल की गई थी सपा की ओर से, उस पर क्या कहना चाहिए? क्या आप उनकी ही रणनीति आपने अपनाई है? प्रीति अग्रवाल जी, आपसे कहना चाहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया। जिस तरह से यूपी जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उस दौरान सपा ने एक पहल चलाई थी कि जो भी अगर हम जीते तो हर किसी को लैपटॉप दिए जाएंगे। क्या यही पहल आपने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यूज़ की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी आज यही कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो रोजगारों के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, जनताओं की समस्याओं का निवारण होगा, जनता की समस्याओं का निवारण होगा। जी, ईश्वर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से 15 लाख के काले धन की बात की गई थी कि सभी के खाते में आएगा, उसी बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया, उसी जुमले को दोहराया गया है कि इस बार आप हमें 15 लाख तो आप भूल जाइए, एक नया हम इशू आपको दे रहे हैं, हम नया आपको एक वादा करके जा रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि हम अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम आपको धोती कुर्ता भी देंगे, हम आपको स्कूटी भी देंगे, हम आपको टेलीविज़न भी देंगे। और बीजेपी ये क्यों भूल रही है कि जब यही काम अखिलेश सरकार ने किया था तो तब बड़ी निंदा की गई थी उनकी कि किस तरीके से लालच देकर जो है वो वोट खरीदे जा रहे हैं। क्या ये नहीं लगता आपको कि सीधे सीधे आज भी वोट को खरीदा जा रहा है? आप कोई वहाँ पे ऐसी बात रखते हैं कि विकास किस तरीके से किया जाएगा, अवसरों की बात की जाती, लेकिन आप सीधा सीधा लालच दे रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा निंदनीय काम है और बहुत गलत काम है, जो पिछली किसी भी सरकार ने इतने बड़े मंच पर खड़े होकर कभी नहीं कहा होगा, किसी राजनीतिक पार्टी ने कभी नहीं कहा होगा। जी, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि कांग्रेस ये समझती है कि बिहार की जनता जो है वो बिल्कुल समझदार नहीं है और एक रोटी कपड़े पे बिक जाएगी? ये तो खैर चुनाव ही बताएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, युवाओं के लिए और महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए और किसानों के लिए आगे किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा उठाया जाएगा? क्या विकास का मुद्दा होगा वो? जी,
विमेन एम्पावरमेंट, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है, उसका आगे उसको हम बिहार तक लेके जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि मोदी जी का एक सपना है जो धीरे धीरे साकार हो रहा है। और डिजिटल इंडिया का मतलब ये है कि हर एक के हाथ में, जिसके हाथ में मोबाइल है, उसको हर चीज़ अपने मोबाइल में ही पता लगे, चाहे वो उसका राशन कार्ड हो, राशन कार्ड का स्टेटस पता करना हो, चाहे अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम आपका आपके मोबाइल पे ही हो सके। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब है कि जो निवेश है वो भारत में ही रहे। आज मेक इन इंडिया की वजह से भारत के अंदर बहुत स्टेबिलिटी आई है। इन सब योजनाओं से युवा वर्ग को बहुत रोजगार मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं और नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे लगता है, ये बात फैक्ट है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है कि बीजेपी ही एक विकल्प है और बीजेपी को ही आना चाहिए, तभी तभी बिहार का कुछ हो पाएगा। जी, ईश्वर जहाँ जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपका क्या मुद्दा होगा युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए? देखिए, उनको अवसर दिए जाएं और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको अवसर तलाशने चाहिए और वो अवसर आगे देने चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरीके का लालच देना चाहिए। और जहाँ तक अभी तक प्रीति जी ने एक बात कही कि भारत में निवेश लाने की बात की जा रही है, तो ये वही बीजेपी सरकार है जिसने एफडीआई का बड़ा खुला विरोध किया था, सड़कों पर उतर गए थे। वो सुषमा स्वराज जी आज भूल गई हैं कि वो सड़कों पर उतरकर और पोस्टर अपने गले में टंगाकर घूम रही थी कि एफडीआई का हम विरोध करते हैं, और आज वो भारत में निवेश लाने की बात करते हैं। और जहाँ तक डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, वो भी ये भूल गए हैं कि ये डिजिटल इंडिया जो है, देखिए कोई भी अगर कोई भी टेक्नोलॉजी होती है वो एक चरण दर चरण बढ़ती चली जाती है, लेकिन डिजिटल इंडिया को अगर कोई भारत में लेके आए तो वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी लेकर आए थे। कंप्यूटर को जो लाने वाले देश में थे वो हमारे राजीव गांधी जी थे। तो ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे अब समाज आगे अग्रसर होता जाता है, उस तरीके से चरण के हिसाब से जो है अब वो डिजिटल इंडिया बना लिया है। और डिजिटल इंडिया पे किसी एक की मोहर नहीं लग सकती। पहले आप जो है इस तरीके के अवसर दीजिए कि लोगों को आप एजुकेशन के ऊपर जोर दीजिए। डिजिटल इंडिया बात की बात है, अगर आप लोगों को एजुकेट ही नहीं कर पाएंगे तो डिजिटल इंडिया का आप क्या फ़ायदा कर पाएंगे। आप पहले जो है कुछ ना कुछ एजुकेशन की पॉलिसीज लेकर आइए। और जी, तो जिस तरह से बांका में, जिस तरह से बिहार के बांका में आज पीएम मोदी की रैली हुई, उस दौरान तमाम तरह के वादे किए गए, युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए वादे किए गए, महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए वादे किए गए। आप दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो में आई, इस चर्चा में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस तरह से बांका में पीएम मोदी ने अपना चुनावी रैली की, पहली बिहार चुनाव की घोषणा से पहले इस तरह से चुनावी रैली गई, उस दौरान तमाम तरह के वादे किए गए और इस दौरान महागठबंधन पर भी तंज कसा। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार। बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है।